नमस्कार, बहुत स्वागत व्यूअर्स आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा। रोज की तरीके से आपके साथ कैसे हैं आप? खैरियत से होंगे। और प्रोग्राम में बात बिल्कुल खुलकर होती है। वक्फ बिल हंगामा इतना कि कोई जवाब नहीं। जेपीसी बैठी हुई है वक्फ बिल के ऊपर और उम्मीद है कि अभी 27 तारीख से शायद पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा है, तो उसमें कभी जेपीसी अपनी रिपोर्ट दे देगी। क्या पता मोदी सरकार अभी इसी पार्लियामेंट सेशन में इसको पास कराने की भी कोशिश करे, तो चलिए आगे की बात है। लेकिन इतना हंगामा है भाई जेपीसी के अंदर। कभी कांच की बोतलें टूट रही हैं, कभी विपक्ष कह रहे हैं हम बॉयकॉट करते हैं, हमको ये अध्यक्ष पसंद नहीं है, ये हमारे मुताबिक काम नहीं करते हैं। किसी को भी बुला लेते हैं जेपीसी में जिसका वक्फ से कोई लेना देना नहीं है, उससे पूछ लेते हैं मुसलमानों के बारे में। तमाम तरीके की बातें हो रही है। अच्छा, आपने सबसे ज्यादा कौन सी आवाजें सुनी वक्फ बिल के ऊपर? जो इस बिल का विरोध कर रहे हैं, मतलब जो वक्फ जैसा है, वक्फ का अभी ढांचा, वक्फ बोर्ड का, वक्फ काउंसिल का, वैसे का वैसा वो लोग चाहते हैं। ओवैसी हों, जमीयत उलमा हिंद के लोग हों, अरशद मदनी, महमूद मदनी, उस तरह के लोग, उन्हीं की बात आपने ज्यादा सुनी है। आज हम आपको ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जो कहते हैं कि वक्फ का जो मौजूदा ढांचा है, किसी और की तो छोड़िए, मुसलमानों के ही किसी काम का नहीं, इसमें तो बदलाव होना ही चाहिए। और ये जो वक्फ की इतनी बड़ी संपत्ति है, लाखों करोड़ों रुपए की, इसका क्या इस्तेमाल होना चाहिए, ये आज आपको कुछ मुसलमान ही बताएंगे। और वो ऐसे भी लोग नहीं कि बस जिनकी आवाज ना पहुंचती हो, ऐसे लोगों से आपको मिलवाएंगे जिनको जेपीसी ने बुलाया है अपनी राय देने के लिए, और ये राय देकर के ये आए हैं कि आप बहुत ठीक काम कर रहे हैं, ये बिल बनाइए, वक्फ को बदलिए। तो वो हमारे साथ आज लोग होंगे, उसकी हम लोग आज चर्चा करेंगे। मेहमानों से आपको मिलवा रहा हूं। कारी अबरार जमाल साहब हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत सर आपका हमारे प्रोग्राम में। आप प्रेसिडेंट हैं जमीयत हिमायतुल इस्लाम, माफ कीजिएगा। मुफ्ती वजाहत कासमी साहब हमारे साथ हैं, अक्सर प्रोग्राम में आते हैं। स्वागत सर आपका बहुत। और शांतनु गुप्ता जी, शांतनु बहुत स्वागत आपका भी। तो अभी जमाल साहब को जेपीसी में बुलाया गया था अपना रिप्रेजेंटेशन लेकर के, कि वहां गए हैं। और जितना मैंने सर आपका पढ़ा, आपने इस बिल को सपोर्ट किया। तो आप पहले तो यही बोल दीजिए, बता दीजिए कि जब हम देख रहे हैं दुनिया भर में मुसलमान नेता, मैं हम मुसलमान की बात नहीं करता, मुसलमान नेता, वो जब इस बिल का विरोध कर रहे हैं, आप जैसा रिलीजियस बॉडी का हेड क्यों इस बिल का समर्थन कर रहा है? मोदी सरकार की बिल की हिमायत में आप क्यों हैं? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, मेरा ताल्लुक़ सहारनपुर से है। जमीयत हिमायतुल इस्लाम का सदर होने के नाते मैं जेपीसी में गया और मैंने इस वजह से वक्फ बिल का समर्थन किया, चूँकि सहारनपुर में मैंने अपनी आंखों से देखा है। सहारनपुर में खुद मौलाना अरशद मदनी के बेटे हबीबुल्लाह मदनी साहब के ऊपर FIR दर्ज हुई है वक्फ की प्रॉपर्टी चुराने पर। 600 गज ज़मीन जामा मस्जिद के सामने, जिसको आज मैं सुबह भी अपनी आंखों से इसका वेरिफिकेशन करके आया हूँ। 600 गज ज़मीन पर मौलाना हबीबुल्लाह मदनी, मौलाना अरशद मदनी के बेटे ने तामीर की है अपनी पर्सनल दुकानें। अच्छा। जिसमें एक मौलाना साजिद हैं जो मज़ाहिर की मिंबर के शूरा के मिंबर हैं, मौलाना हबीबुल्लाह मदनी है। इन लोगों के ऊपर कई FIR दर्ज हुई हैं, 3 FIR दर्ज हुई है, सहारनपुर पुलिस ने की है। और आज तक वक्फ की जो हालत है, जो अभी जो हम लोग बात कर रहे थे, वक्फ का जो अभी तक का माहौल रहा है, अभी तक का जो सिस्टम रहा है, आप ये बताइए मुसलमानों की तरक्की में वक्फ बोर्ड ने आज तक कोई योगदान दिया हो? मुस्लिम बच्चों की शादी के लिए वक्फ ने आज तक कुछ किया हो? जो मुस्लिम बच्चे छोटे छोटे जो सड़कों पर भीख मांगने पर मजबूर हैं, उनको वक्फ बोर्ड ने आज तक कुछ दिया हो? कोविड के ज़माने में जब लोग सांसों की जंग लड़ रहे थे जी, उस ज़माने में इतना बड़ा वक्फ बोर्ड जिसके पास इतनी बड़ी संख्या में संपत्ति है, बिल्कुल गायब था, दिखाई नहीं दिया। तो ऐसे बोर्ड से मुसलमानों को क्या लेना देना, क्या फ़ायदा कि इतना बड़ा बोर्ड होने के बाद आज सड़क पर चलने फिरने वाला हर चौथा भिखारी मुस्लिम है। आज सड़कों पर मुस्लिम बच्चे भीख मांग रहे हैं। मुस्लिम बच्चियां 20-20 साल से उम्र रसीदा जवान बैठी हैं, जिनके वालिदैन उनकी शादियां करने से कासिर हैं। तो आखिर इस वक्फ बोर्ड का फ़ायदा क्या है? मैं अभी हैदराबाद में घूम करके आया हूँ। हैदराबाद में एक मदीना मार्केट है बहुत बड़ी, और वाकिफ ने जब उस ज़मीन को वक्फ किया था, पहले ही उसमें लिखा हुआ है कि इसका सारा पैसा सऊदी को जाएगा, मदीने को जाएगा। वहाँ पैसा जा नहीं रहा, और बड़ी बड़ी दुकानें
जिनका किराया 10-10, 50-50 हज़ार रुपये महीना होना चाहिए, वो MIM के कार्यकर्ताओं के पास हैं, जिनका किराया किसी का 20 रुपया है, किसी का 50 रुपया है, किसी का 100 रुपया है। काश अगर उसका किराया निर्धारित कर दिया जाए और उसकी आमदनी को पूरी तरीके से 50-60 लाख रुपए जो आमदनी हो, उस आमदनी से मुस्लिम बच्चों की शादी कराई जाए, यतीम बच्चों की फीस का, तालीम का इंतजाम हो, तो कितना बेहतर होगा। 2 उदाहरण आपने दिए, एक सहारनपुर का, एक हैदराबाद का। एक आपने जोड़ा है सीधे अरशद जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष बिल्कुल अरशद ऑन रिकॉर्ड मदनी है। के बेटे, उन्होंने कहा, आपने कहा जमीन कब्जा ली है। बिल्कुल और दूसरा आपने ओवैसी साहब के शहर हैदराबाद का एग्जाम्पल दिया है। बिल्कुल आप कह रहे हैं कि AIMIM के लोगों ने दुकानें और जायदाद बिल्कुल वगैरह- बिल्कुल क्या करते हैं ये लोग, अब उसमें और बहुत यही लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? इसीलिए तो कर रहे हैं। आप जिनकी बात कर रहे हैं, मौलाना अरशद मदनी साहब ने, जिन्होंने चैलेंज किया है कि अब आर पार की लड़ाई है, और जो लोग कह रहे हैं कि JPC में ऐसे लोगों को बुलाया जा रहा है कि जो जिनका कोई इनका कोई लेना देना नहीं है। कोई लेना देना नहीं है। क्या JPC ऐसे लोगों को बुलाएगी जिन लोगों ने वक्फ की ज़मीन पर कब्जा किया है? क्या मौलाना अरशद मदनी के बेटे सुझाव देने जाएंगे जो खुद चोर है, जो खुद डाकू है, जो खुद ज़मीन पर कब्जा करके बैठा है? बड़ी बात बोल रहे हैं। 3-3 FIR दर्ज हुई है, ऑन रिकॉर्ड है, मेरे पास FIR मौजूद है, मैं आपको दिखा दूंगा। तो आप ये कहना चाहते हैं जितने लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं, ये सबके निजी हित जुड़े हुए हैं, अपने बिल्कुल फायदे जुड़े हुए हैं? बिल्कुल जुड़े हुए हैं, बिल्कुल जुड़े हुए हैं, जाहिर सी बात। क्या किया इन्होंने वक्फ की जायदादों का? बता तो रहा हूं मैं, 600 गज जमीन पर जो अभी मतलब जो है सैकड़ों दुकानें बना के खड़ी है। आप नहीं, सहारनपुर की जामा मस्जिद के आसपास की जितनी दुकानें हैं, जो सहारनपुर के लीडर हैं, उन लोगों के कब्जे में हैं। क्या ये आप जनरल स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं मैं आपको, ऑन पेपर बताऊंगा। मेरे पास FIR हैं। मौलाना नाजिर हसन साहब की प्रॉपर्टी वक्फ नंबर 220, 222, 226, 227, इस पूरी प्रॉपर्टी पर इन लोगों का कब्जा है। एक शख्स, एक व्यक्ति होता है मुतवल्ली। जब कोई प्रॉपर्टी वक्फ कर दी जाती है तो उसकी देखरेख के लिए मैनेजर टाइप का ये हुआ, ओहदा हुआ, वो मुतवल्ली देखता है ना। तो अब मुतवल्ली नहीं है, वो क्या करते हैं? अब मुतवल्ली के उसमें अब अपने मफाद छुपे हुए हैं। मुतवल्ली से तो साठ गांठ करके ये काम होता है। इसीलिए तो हमने कहा है मुतवल्ली की पावर को कम किया जाए, मुतवल्ली की जगह पूरी तरीके से कमेटी काम करे। आपने ये भी कहा है कि ये लोग जो हैं वक्फ की प्रॉपर्टीज की बंदर बांट कर देते हैं, किसी ने अपने रिश्तेदार को दे दिया, किसी ने अपना कुछ पर्सनल उसमें कर लिया, ऐसा होता है? हर जगह का यही हाल है। आप कलियर चले जाइए, आप अजमेर चले जाइए, आप किसी दरगाह पर चले जाइए, किसी मज़ार पर चले जाइए, हर जगह का यही हाल है। अभी सहारनपुर में सहारनपुर के प्रशासन ने 1,20,00,000 रुपये का नोटिस दिया है वहाँ के लोगों को, जो वक्फ की रिकवरी होनी है। अभी तक नहीं हो गई, 3 महीने हो गए, अभी तक 1 रुपया जमा नहीं हुआ है। आपने भी कहा कि इन सब के लिए जो है इनकी जांच के लिए DM को इख्तियार दे दिया जाए। बिल्कुल दिया जाए। इसका तो सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है। इसलिए DM को इख्तियार दिया जाए। मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ। सहारनपुर का एक माफिया एक जमीन पर कब्जा करने गया, फौरन से हमने जिलाधिकारी को खबर की, हमारे जमीयत हिमायतुल इस्लाम के कार्यकर्ता वहां गए, तो सहारनपुर के जिलाधिकारी ने फौरन वहां के SP सिटी को कहकर के उसको फौरन रुकवा दिया। उसी माफिया ने एक और जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की, फिर से हमारे कार्यकर्ता जिलाधिकारी के पास पहुंचे। जिलाधिकारी ने कहा माफी चाहूंगा, मैं इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता, काश मैं इसमें हस्तक्षेप करने की मुझे अनुमति होती तो मैं इन लोगों के ऊपर अभी FIR दर्ज करके इनको भी जेल में डाल देता। हम लोग मजबूर हो गए और आज वो जमीन पर कब्जा करके बैठा है, वक्फ की प्रॉपर्टी पर। वक्फ की प्रॉपर्टी पर। DM कह रहा मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, अभी उसका कब्जा है वक्फ की प्रॉपर्टी। इसलिए आप चाहते हैं वक्फ की प्रॉपर्टीज की जांच, देख रेख, बिल्कुल निगरानी जो है चाहिए। DM के पास है। बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। मुफ्ती साहब, मार मची पड़ी है JPC में, तो क्या हो रहा है? बिल का आएगा? देखिए, वक्फ की जो मैंने आपको स्थिति बताई थी पिछली बार हम लोग बात कर रहे थे, पूरे हिंदुस्तान में कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई एक बोर्ड बताइए मुझे, हरियाणा से लेकर कश्मीर से लेकर राजस्थान, दिल्ली, जो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट उसको ग्रांट ना दे और वो एक मात्र छोटे से नौकर को अपने तनख्वाह दे सकता है, नहीं दे सकता। तो क्यों नहीं सारी संपत्ति को तुम देश की संपत्ति घोषित कर देते? भाई वक्फ बोर्ड भी देश में है ना, हम भी देश में हैं। दोबारा बोलिए ये बात। 7-8 ये लाख बात एकड़ दोबारा बोलिए, भाई, बोलिए आपको। देखो
सौरभ भाई बंदरबाट हो चुकी है। मतलब 9 लाख मैं एकड़ की जमीन मैं है वो। अबरार की बात के दायरे को थोड़ा और बढ़ाऊंगा। पूरे मुल्क में कांग्रेस या इनकी बी टीमें जो MIM, समाजवादी, फलावादी जितनी भी है, इन्हीं लोगों के कब्जे मिलेंगे। भाई अरशद मदनी के बेटे की बात हो रही है कि वो सहारनपुर में कब्जा रहा। अरशद मदनी तो ITO पे 2-2 प्रॉपर्टी कब्जा करके बैठे हुए हैं। महमूद भी, अरशद भी, दोनों के पास प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है। भाई तुम्हारी 100 साला तंजीम का दफ्तर वक्फ बोर्ड के ऑफिस में चल रहा है, वक्फ बोर्ड की जमीन में चल रहा है। आप कह रहे हैं वक्फ की सारी प्रॉपर्टी नेशनलाइज कर दें? हाँ बिल्कुल, 7-8 लाख एकड़ जो भी है वो सारी संपत्ति देश के नाम की जाए। हम भी इसी देश में रहते हैं, ना कोई हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है। हर वो गरीब आदमी जो गरीबी रेखा से परली तरफ खड़ा है, वो संपत्ति उसके काम आनी चाहिए, उसकी तालीम के, उसकी शिक्षा के काम आनी चाहिए। बोर्ड को रेगुलेट करने के लिए बिल लाए तो हजारों लोग लेकर के मुसलमान इकट्ठा कर लिए जमीयत ने यहाँ दिल्ली के अंदर। आप कह रहे हो कि बोर्ड हटा दो, हाँ। सारी संपत्ति देश के नाम कर दो। अच्छा मुझे ये बताइए, उनकी मजबूरी है। 100 साल से जिस दफ्तर में बैठे हैं वो दफ्तर खाली होने का नंबर आ गया है। 100 साल से उनके रिश्तेदार जिन प्रॉपर्टियों पर बैठे हैं वो खाली होने का नंबर आ गया, तो वो तो आर पार की जंग लड़ेंगे। आम मुसलमान का मैं कहता हूं शादी तो हमारा हक है, चलिए हम बच्चों की शादी कर लेंगे, लेकिन शिक्षा जिसके लिए बोर्ड बिल्कुल ये समझ लीजिए कि बोर्ड का मात्र एक सूत्रीय कार्यक्रम होना चाहिए था विधवाओं के लिए और शिक्षा के लिए काम करने का, मेडिकल के लिए। पूरे मुल्क में कोई एक मिसाल मुझे उठा करके लाके बताइए कि वक्फ बोर्ड ने ये 5 बच्चे पढ़ा करके डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर बना दिए और जो देश के काम आ रहे हैं। एक मुसलमान, सिवाय देश को नुकसान पहुंचाने के वक्फ बोर्ड ने और कुछ नहीं किया। हजारों लाखों करोड़ रुपए सरकार का खा गया है वक्फ बोर्ड, आप उठा करके देख लीजिएगा। मेरे सामने बैठ के देश का एक मुसलमान ये कह रहा है सारी वक्फ की प्रॉपर्टी देश के नाम कर दो। देश के नाम, देश की, बल्कि मैं कहता हूं नेशनल संपत्ति घोषित करनी चाहिए। आप कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं और कहता रहूंगा आखिरी दम तक। मैं कहता हूं सरकार बिल लाए तो इस पर लाए कि बोर्ड की संपत्ति देश की संपत्ति है और उस पर इतना हक मुसलमान का है, इतना हिंदू का है, इतना सिख का, इतना जैनी का, इतना क्रिश्चियन का है, हर देशवासी का उस पर हक है। खत्म करें बोर्ड बिल्कुल भाई, आप हिसाब लगा लीजिएगा 70 सालों में वक्फ बोर्ड को लाखों करोड़ रुपए की गारंटी दे चुकी है सेंट्रल सरकार। तो अब क्या है, वक्फ बोर्ड तो कहीं गया नहीं, वो तो वहीं खड़ा झुका, तो वो तो खा गए लोग। तो उस लाखों करोड़ की रिकवरी इसी तरह हो सकती है कि उसको नेशनल संपत्ति घोषित किया। इम्प्रैक्टिकल बात है ना, लेकिन मैं कह रहा हूं ना सरकार के लिए सब कुछ पॉसिबल है, ऐसा होना चाहिए। और मैं तो कहता हूं बिल भी आएगा और बोर्ड में जितने बदलाव सरकार कर सकती है आम आदमी के लिए वो भी करेगी। ये मेरी दिली तमन्ना है कि वक्फ बोर्ड की जितनी भी लाखों एकड़ संपत्ति आप बता रहे हो, इतनी बड़ी बड़ी दरगाहें हैं, सब कुछ है, अवाम का कोई फायदा नहीं है, सबकी दुकानदारी अपनी अपनी है। उसको नेशनल संपत्ति घोषित करें, वो देश के काम आएगी, देश आगे बढ़ेगा और देशवासी आगे बढ़ेंगे। उसमें क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, ईसाई। आप गुफ्तगू, मैं समझता हूं आप 50,000, 25,000, 30,000 लोगों को बुलाकर ये वर्गलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आर पार की जंग लड़ लेंगे, फला हो जाएगा, ढिमक, कुछ नहीं होगा। बहुत बड़ा सरकार जो है वो फैसले लेने के लिए जानी जाती है। 370 हटा, एक मक्खी भी नहीं देश में मरी। ट्रिपल तलाक पर कानून लाई सरकार, एक मच्छर भी देश में नहीं मरा। और वक्फ पर कानून, वक्फ पर सरकार बिल लाएगी और मैं कहता हूं जितना दम है, जितनी ताकत है, सब लगाएं, एक मक्खी और मच्छर भी मरने वाला नहीं इनसे। और मेरे जैसे तो यही कहेंगे कि देखो हमारे लिए तो देश प्रथम है। हमारे लिए भाई हमने शोर क्यों मचाया हुआ है, किस बात का शोर हम मचा रहे हैं? 70 सालों में बोर्ड ने अपने गिरावानों में क्यों नहीं झांका? इन जमीयत वालों ने, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वालों ने, फला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष अभी धमकी दे रहे थे कि हम जेल भरो आंदोलन करेंगे। जेल मौलाना अगर 24 घंटे के लिए भी जेल में डाल दिया ना तो हालात टाइट हो जाएंगे। पता ही नहीं है जेल किसे कहते हैं। ऐसे धमकियां देने से कुछ नहीं होगा। ये सरकार कोई डरने वाली सरकार नहीं है। बोर्ड को लेकर के सौरभ भाई इंसाफ की, हम लोग इंसाफ की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? बोर्ड को लेकर के 70 साल में जमीयत या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक छोटा सा आंदोलन हमें बताए ना कि वो आंदोलन उसने किया कि वो फलाने नेता ने वक्फ बोर्ड की जमीन कब्जा कर ली थी, हमने आंदोलन किया था उसको छुटाने के लिए। सब खुद भी कब्जा की है, कब्जा करवाई भी है। अरशद मदनी और महमूद मदनी की सिफारिशों पर मुतवल्ली बनाए जाते थे कांग्रेस की सरकार में और समाजवादी की सरकार में। और अब भी अंदर खाने ये खेल चल रहा है। जो वक्फ बोर्ड में चेयरमैन बैठे हुए हैं, मैं उत्तर प्रदेश की मिसाल आज भी दे रहा हूं, जो उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड में चेयरमैन बैठा हुआ है, आज भी वहां जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल सोचने से बाहर है, बिल्कुल सोचने से। ये तो अबरार ने एक उदाहरण दिया है सहारनपुर का, ये हर शहर के उदाहरण आपको मिल जाएंगे, हर शहर के उदाहरण। देखें, ये बात बोलने वाले हैं ऐसे जो कहते हैं वक्फ बोर्ड की क्या जरूरत है, खत्म की, लेकिन वो राइट विंग हिंदू ज्यादा मिलते हैं कहने वाले। मेरे सामने भी तो यकीन नहीं हो रहा। मुफ्ती साहब कह रहे हैं खत्म करो बोर्ड को, सारी प्रॉपर्टी नेशनलाइज करो, देश के नाम देखिए सौरभ, जो मैंने दो आवाज़ें सुनी अभी, इतनी प्रोग्रेसिव आवाज़ें कि भाई
एक 9-10 लाख एकड़ ज़मीन है जिसका जो पर्पस था उसने कभी सॉल्व भी नहीं करा। वो कह रहे हैं कि भाई विधवाओं की शादी कराने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए वो लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी बना ली, किसी ने अपनी दुकानें खोल दी, अपने अड्डे खोल दिए, उससे वो पैसे उगा रहे। तो देखिए ये मुस्लिम समाज के जो पुराने नेता थे उनका एंगेजमेंट ही कांग्रेस के साथ ही था कि हमें कुछ स्पेशल दो, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट दो, मैंने जो मंदिर पर कब्जा किया मैं हटवा भी ना पाऊँ, मुझे वक्फ एक्ट दो, शाबानों को एलिमनी मिली, नहीं तुम लॉ बना के उसको हटवा दो। तो ये जो स्पेशल ट्रीटमेंट है ये मुसलमान समाज को नहीं मिला, ये कुछ खास लोगों को मिला जो नेता कांग्रेस के साथ एंगेज करते थे, जो मौलाना मौलवी कांग्रेस के साथ एंगेज करते थे। और इसलिए वही सड़क पे आ रहे हैं। आप बता रहे सबके अपने पर्सनल इंटरेस्ट हैं। एमआईएम के हैदराबाद से लेके सहारनपुर के मदानी के सबके अपने पर्सनल इंटरेस्ट होंगे, इसीलिए जमीन पे आना में मेरा घर फिर कैसे वो ले जो लोगे? करोड़ों मेल आई हैं जो दावा किया जाता है जेपीसी को वक्फ बिल के खिलाफ, वो कहां से आई हैं? पिछले शो में बताया था अपने आपको कहाँ से आई है। पिछले शो में मैंने बताया था आपको कहाँ से आई है। ऐसे बैठ के मार दिया सबने हाँ, मेल। मुस्लिम सेंड, पर्सनल सेंड, लॉ सेंड, सेंड, गुप्ता जी, सेंड। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, जमीयत ने अपने छोटे छोटे बच्चे 20-20 18 साल के मैदान में सड़कों पर उतारे थे कि ये हमारी आखिरी जंग है इस देश में इज्जत की और सम्मान की और शरीयत की और इस्लाम की और दीन की। वो आपका मोबाइल लेके मेल कर रहे थे, इनका आपको पता ही नहीं मेल का हुआ। इस देश में जितने करोड़ों मेल आप बता रहे, क्या इतने मुसलमान पढ़े लिखे भी? इसका तो सर्वे करा लीजिए आप। इतना मुसलमान मेल करना जानता भी है कि नहीं जानता, ये तो सर्वे करा लीजिए आप। वो माए बहने जिनको चोलिए पर रोटी पकाने के अलावा कुछ नहीं पता, उनके मोबाइलों से मेल किए गए हैं, उनके मोबाइलों से एसएमएस किए गए हैं। आप सर्वे करा लीजिए, पता चल जाएगा। ये मैं 100 साल की मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की और जमीयत की दादागिरी आपको बता रहा हूँ। जिसने भी आवाज़ इनके खिलाफ उठाई है वो इनके दीन से, इनके धर्म से बाहर रहा है। उसके जनाजे को 4 आदमी कंधा देने वाले नहीं मिले इस देश में। ऐसी स्थिति रही है मुसलमानों की, चाहे वो मौलाना वहीदुद्दीन खान रहे हो, चाहे मौलाना मौदूदी के साथ इन्होंने जो कुछ किया हो। इनकी दादागिरी है दीन पर, चाहे वो जिस भी थ्रू है। जमीयत और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दादागिरी करता है। दादागिरी है और ये भी दादागिरी से चल रहा है अभी जो कुछ सिस्टम चल रहा है। आप सोच सकोगे कि 2 मज़ाहिर उलूम सहारनपुर की, जहाँ की अबरार बात कर रहे हैं, उन्हीं मज़ाहिर उलूम की एक प्रॉपर्टी है जदीद की। 2 मज़ाहिर उलूम सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी के लिए पिछले 40 साल से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लड़ रहे हैं और सैकड़ों करोड़ रुपए खराब हो गए, सैकड़ों करोड़ रुपए खराब हो गए। दो बड़े मदरसे। ये एक बार आपने अपने अपने रिप्रेजेंटेशन में ये कहा है कि भाई जेपीसी में क्या कहते हैं कि भाई जेपीसी के सामने जो मुकदमा आ गया, या मान लीजिए जेपीसी विवाद हो गया, माफ कीजिए जेपीसी कह रहा हूँ, वक्फ बोर्ड, कि भाई ये जमीन वक्फ की है, किसी ने कहा नहीं मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है, तो कहां जाएगा विवाद? विवाद जाएगा ट्राइब्यूनल के पास। ट्राइब्यूनल किसका? वक्फ का ट्राइब्यूनल। कोर्ट पे नहीं जाएगा सीधे, पहले ट्राइब्यूनल के पास जाएगा। अभी जो बिल है, ये बिल में ये प्रावधान किया गया कि नहीं वो चैलेंज हो सकता है कोर्ट के अंदर। पहले वो कोर्ट में चैलेंज नहीं होता था। आपने भी इस बात का समर्थन किया है? बिल्कुल हमने कहा है वक्फ बोर्ड के फैसले को आखिरी फैसला नहीं माना जाएगा, अदालतें तय करें, अदालतें तय करें। तो इतना स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों मिलता रहा ये वक्फ को कि भाई तुम्हारे विवाद भी जो है तुम ही सुन लेना, दावा भी तुम ही करोगे और विवाद होगा तो उसमें भी फैसला तुम ही करोगे। छोटी सी बात सौरभ, उसको और मतलब कभी 54 में, कभी 91 संशोधन होते रहे और संशोधन करके और उसको ऐसा कि जिसको तुम कह दोगे वो तुम्हारी जमीन हो जाएगी। अभी लास्ट ये मनमोहन सरकार ने, ये किसको खुश करने के लिए? मुसलमानों को खुश करने के लिए हुआ या कुछ मुसलमानों को खुश करने के लिए हुआ? ये दौर ऐसा है, हर शाख पे उल्लू बैठा है। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। ये वक्त इसलिए आ पड़ा है क्योंकि इसमें जो इनके मफाद छुपे हुए हैं, जो चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जैसा मुफ्ती साहब ने बताया, खुद के उनके ऑफिस वफ की प्रॉपर्टी पर है। जब आदमी पर खुद पर आन पड़ती है, फिर वो धर्म का सहारा लेकर के आवाम को सामने लड़ने के लिए खड़ा करता है। उस आवाम को मतलब इनके खुद के बच्चे बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, बड़े बड़े विदेशों में पढ़ते हैं और आवाम को इन्होंने सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। इन लोगों ने सिर्फ आज तक मुसलमानों से रामलीला मैदान भरवाए हैं, गांधी स्टेडियम भरवाए हैं, सिर्फ ये किया है आज तक और कुछ नहीं किया। इतने पैसे से अगर कोई कॉलेज बनाया जाए, कोई यूनिवर्सिटी बनाया जाए तो कितना फ़ायदा हो कौम को। नहीं, वो तो जैसा मौलाना साहब कहते हैं कि भाई इन्होंने सबको कह रखा है, तुम्हारी ज़िंदगी की आखिरी जंग है ये, जो तुम्हारी मस्जिद, कब्रिस्तान, मदरसा सब ले लेगी मोदी सरकार। बिल्कुल, मतलब जिस मुसलमान को सिर्फ अल्लाह से डरना चाहिए, उस मुसलमान को ही सरकार से डरा रहे हैं। देखो सौरभ, कलीम आजिज ने एक शेर कहा था कि दामन पे कोई छींट है न खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो कि करामात करो। इन्होंने कौम को 70-75 सालों में दफन कर दिया है और कौम को एहसास नहीं होने दिया। और इनके खंजर साफ सुथरे हैं और ये वाइट कॉलर, वाइट कपड़ों में
कौम के लीडर और रहबर बनकर के कौम के सामने हैं। कौम को अंदाजा ही नहीं हुआ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम्हारा फ्यूचर अंधेरे में है, तुम्हारा भविष्य खराब हो चुका है, तुम्हारे बच्चे जाहिल हो चुके हैं, तुम पत्थर मार के अपने आप पे मुकदमा करा चुके हो, आग लगा के देश की संपत्ति को जला रहे हो। सिर्फ झूठे नारे हैं कि हम देश के कानून को बचाएंगे, देश को बचाएंगे। सच ये है, बिल्कुल कोरा सच है कि कौम के लिए इनके सीने में एक सेकंड के लिए भी दर्द नहीं उठता। कौम तो फिर भी इनके पीछे है ना, वो स्टेडियम भर देते हैं जैसा कि बरार साहब ने कहा। वो पिछला एक एक कॉल लंबा पे- इतिहास है। देखिए सौरभ, वो एक दिन में नहीं हुआ है। जैसा कि भाई बता रहे थे गुप्ता जी कि कांग्रेस के साथ बराबर, और कांग्रेस ने लंबे टाइम तक इस देश में राज किया है, तो जाहिर सी बात है 20-30 मुस्लिमों के वो खानदान जो कांग्रेस से टच में रहे, ये कांग्रेस की बी टीमों से टच में रहे हैं, तो उन्हीं का बोलबाला होगा, हमारा तो नहीं होगा। तो वो ही उसी का असर ये है। बस ये है कि दुआ करो आप, ये रामलीला मैदान से इंडोर स्टेडियम तक तो आ गए हैं तो और भी थोड़ा सा चले जाएंगे पीछे। नहीं, मेरा फिर वही सवाल है भाई, आज लोग किसकी सुनेंगे? आम मुसलमान किसकी सुन रहा है? जो बताया जा रहा है उनको, वो उस कॉल पर वो स्टेडियम भर दे रहे हैं, आ जा रहे हैं, सड़कों पर भी आ जाएंगे कल को। उनकी सुनेंगे या आप जैसे लोगों की सुनेंगे आम मुसलमान? लेकिन धीरे धीरे बहुत बदलाव आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं अभी। आप जैसों की बात सुनते हैं? हाँ, सुनने हाँ, वाले हैं, बहुत मानने वाले लोग हैं। बहुत सारा बदलाव हो गया है। और चूंकि आप अगर ज़मीनी स्तर पर जाएंगे, सर्वे करेंगे, चूंकि जमीयत उलमा हिंद भी दो हिस्सों में है, एक अरशद मदनी वाली, एक महमूद मदनी वाली। इस बार अरशद मदनी के प्रोग्राम में महमूद मदनी को इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि उन्होंने ओवैसी के खिलाफ बोला। एक पॉडकास्ट में बोला उन्होंने, किन्होंने बोला? महमूद मदनी साहब महमूद ने। मदनी ने महमूद साहब ने ओवैसी साहब के खिलाफ ओवैसी बोला। साहब के खिलाफ बोला, तो वहाँ जो महाराष्ट्र में जमीयत उलमा हिंद है, वहाँ उसके जो पहले से जो 2 टुकड़े थे, उन 2 टुकड़ों में से भी 2-2 टुकड़े हो गए। मौलाना इस्माइल साहब को निकाल दिया गया जमीयत। तो ये आपस की पॉलिटिक्स करते रहते हैं। हाँ बिल्कुल। और मजे की बात ये है सौरभ, जब आपस में बात करते हैं तो वो बड़ी दिलचस्प होती है। जैसे चाय की दुकानों पे, ठेलियों पे, मजलिसों में, यार लड़ो मत, हालात देखो क्या है, सरकार देखो तुम्हें कहाँ क्या करना है, लड़ क्यों रहे हो? दारुलूम के टुकड़े इन्होंने किए, मजाइलूम के किए, जमीयत के किए, मरकज के किए, मुस्लिम पर्सनल लॉ में पता नहीं क्या क्या चल रहा है, नदवा में पता नहीं। और हम जैसे छोटे आदमियों को कहेंगे अरे लड़ो मत, हालात देखो क्या है, देखो मोदी क्या, देखो योगी ने क्या करना चाहा। डिस्कस इन बातों पर होता है। और हालात ये हैं कि पिछले 70 सालों में जितनी भी हमारी ताकतें थी, सबको खत्म करने में जमीयत का किरदार बहुत अहम रहा है, जितनी भी ताकतें थी। और मुस्लिम लीडरशिप जो इस मुल्क में आज नहीं है, उसकी जिम्मेदार भी ये जमीयत उलमा हिंद है। इन्होंने किसी को आने ही नहीं दिया सामने, बस कांग्रेस से मेलजोल रहा और मुसलमानों को किसी की कोई सिफारिश करके वक्फ बोर्ड की ज़मीन दिला दी, किसी को सिफारिश करके चलो यार थोड़ा मालदार सा मुसलमान है, MLC बना दो, थोड़ा और मालदार सा इसको MP का टिकट दे दो, MLA का टिकट दे दो। इन्हीं के इर्द गिर्द पूरे मुल्क की पॉलिटिक्स घूमती थी। इसलिए इनके कहने से रामलीला मैदान भी भरे। अच्छा है तबका कौन सा, ये भी मैं आपको एहसास कराऊंगा। आप जितनी भी वीडियोस चाहे निकाल लीजिए रामलीला मैदान की, गिनी चुनी अवाम है, वरना वो बेचारे मदरसे के तलबा हैं, मदरसे के स्टूडेंट्स। हाँ, बस वो मदरसे के स्टूडेंट से बसें भर के आ जाती हैं और वो मदरसे के मुलाजिमीन है। चूंकि वो इनके लिखा पढ़ी में सौरभ भाई नौकर हैं वो, इसलिए वो इनके खिलाफ नहीं जा सकते। उनको मैं उनकी बात छोड़ता हूं, चलिए वो तो अलग, आपने ऐसा कह रहे हैं आप। इलेक्शन की बात देखो ना आप, मुसलमान तो नहीं वोट करता ना बीजेपी को, मोदी को अपना बैरी मानता है। बिल्कुल, तो वो तो हालात वहीं के वहीं है। बिल्कुल। तो वो मोदी और उस मोदी की सरकार जब बिल ला रही है तो वो कैसे हजम हो जाएगा किसी को? अब इन लोगों ने एक बात और कही है, अभी मैं ओवैसी साहब का भी बयान सुन रहा था 2-3 दिन पहले। उन्होंने कहा कि जिस ये प्रॉपर्टी जो है सिर्फ अल्लाह की है। हाँ, ये हमने इस भी पर अल्लाह का कब्जा होना चाहिए। ये सुना हमने भी। जिस प्रॉपर्टी को अल्लाह के लिए वक्फ किया गया उसको मोदी सरकार को हम नहीं देंगे। जो प्रॉपर्टी अल्लाह की है, हमने मान लिया अल्लाह की प्रॉपर्टी है, अल्लाह की प्रॉपर्टी पर जब सरकार का कब्जा नहीं हो सकता तो MIM के लोगों का कैसे हो सकता है? कैसे हो जाए ये जमीयत का कैसे? मदनी साहब के बेटे का कैसे हो सकता है? हिट हो जाएगा, क्या हिट क्या हो गया। बिल्कुल ठीक कह रहे भाई। अब क्या जब सरकार की उस पर कोई फ्रेंचाइजी नहीं है अल्लाह की प्रॉपर्टी या पे, क्या तो अल्लाह हमारी उनके कैसे लिए हो नहीं है क्या? अल्लाह तो खुद कह रहा है मैं तो रहमतुल्लिल आलमीन हूँ, मेरी हिदायत भी हुदल लिल आलमीन है, पूरे आलम के लिए है। मतलब सरकार के लिए नहीं है, MIM के लोगों के लिए और मदनी के लोगों के लिए।
मदनी साहब के बेटों की। आपने ये भी कहा है कि भाई वक्फ की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल या इससे जो आमदनी होती है उसका इस्तेमाल केवल मुसलमानों के लिए क्यों हो, सबके लिए होना चाहिए। सबके लिए होना चाहिए, इसीलिए मैंने उदाहरण दिया है। कुरान भी ने भी कहा है कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, इस उम्मत को खैर उम्मत कहा गया है तमाम लोगों की भलाई के लिए। अब ये भलाई कर रही है या सरकार को भी खसोट रही है? वरना होना तो ये चाहिए था कि जब कोविड का ज़माना था, लोग सांसों की जंग लड़ रहे थे, वक्फ बोर्ड को सबसे आगे खड़ा होना चाहिए था महामारी के दौर में। अच्छा, एक विवाद ये है कि वक्फ बोर्ड के अंदर जो है गैर मुसलमान क्यों हो, जैसा कि प्रोविजन कर दिया गया है इस बिल में कि भाई गैर मुस्लिम भी हो सकते हैं बोर्ड के मेंबर, हो ना हो। और एक चीज और मुसलमान समाज में भी हर तबके के लोग हों, उसमें महिलाएं अशरफ भी हों, महिलाएं भी बिल्कुल, हों, बिल्कुल। पसमंदा भी हों, हर जबकि तरह के इसमें लोग। पहले से प्रावधान है, महिलाओं को रख सकते हैं, लेकिन इन लोगों ने रखा नहीं। कभी नहीं रखा। इसलिए नहीं रखा है क्योंकि अगर महिलाओं को रखा जाएगा फिर तो वो तलाक पर बात करेंगी, वो बेरोजगारी पर बात करेंगी, वो बच्चों की शादियों पर बात करेंगी, वो तालीम पर बात करेंगी। ये नहीं चाहते ना कि इस तरह की चीज़ें हों। ये तो चाहते हैं कि अल्लाह के नाम पर, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर लोगों को इकट्ठा किया जाए। उवैसी साहब हर भाषण की शुरुआत उसमें आखिर में शुरू में कहते हैं नौजवानों नमाज की पाबंदी करो। सियासी जलसों में जो काम उलामा को करना चाहिए वो उवैसी साहब कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए चूंकि धर्म के नाम पर इकट्ठे हों। अब जहां मुसलमानों को ये कहा कि हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं और किसी से नहीं डरते, फिर वहां मुसलमान इकट्ठा हो जाता है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, वो खुद सरकारों से डर रहे हैं, सरकार से डरा रहे हैं मुसलमानों को। बट ये तो हमने कॉन्सेप्ट तो यही सुना है कि वक्फ का मतलब ही है कि जो प्रॉपर्टी अल्लाह के नाम कर दी गई। इसमें सौरभ कानूनी दावपेच भी बहुत ज़्यादा है थोड़ा। जब तक हम यूनिफॉर्म सिविल कोड, चूंकि मैं पहले एक शो में कह चुका हूँ कि जब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आएगा, जब तक बोर्ड के उसमें सुधार भी नहीं आएगा। चूंकि वक्फ बोर्ड जो है वो चूंकि वक्फ की गई प्रॉपर्टी है और वो मुस्लिम एक्ट के तहत ही क्या चल करके सकता मानोगे है। आप? एक चीज करा लो पहले। नहीं, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो मैं लिखी पड़ी बात कह रहा हूँ भाई। जैसे आप उसको क्लियर करेंगे तो अच्छा, ठीक है। यूनिफॉर्म देखिए, मैं कह रहा हूँ अभी कानूनी दावपेच मजबूर है कि उसमें हम हिंदू भाई को मुतवल्ली रखेंगे। कानूनी दावपेच हमें मजबूर कर रहा है, नहीं रख सकते क्योंकि वो मुस्लिम हो। जैसा कि अबरार ये कह रहा है कि हम इसको हिंदू के लिए भी उसको हम कहें, मेरी भी इच्छा है, आपकी भी इच्छा है, हर देशवासी चाहेगा कि हर गरीब आदमी के लिए नेशनल संपत्ति का इस्तेमाल हो। मैं तो नेशनल संपत्ति कहूँगा, बोर्ड नहीं कहूँगा अब। तो उसमें हमारे लिए चूंकि वक्फ को मुस्लिम एक्ट के तहत चलाया जा रहा है, तो इसलिए ये सारी चीज़ें बाधा हैं। जब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आएगा पूरे तरीके से पूरे देश में, जब तक वक्फ की संपत्ति में सुधार आना भी बहुत मुश्किल है, एक बात। दूसरी बात, हम लोग थोड़ा दिमाग से सोचें, हम कर क्या रहे हैं, जा कहाँ रहे हैं, देख क्या रहे हैं। जैसा मैंने पिछली बार बताया था कि वक्फ बिल का विरोध जो है वो हम पढ़ लिख करके कर लें, हर काम को हम पढ़ लिख करके कर लें। अभी भी थोड़ा सा दिमाग लगाएं, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम ये देख लें कि 70-75 सालों में वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां रही हैं पूरे देश में, उनका फायदा किन लोगों को हुआ, नुकसान किन लोगों को हुआ। 90% मुसलमान तो वक्फ बोर्ड की संपत्ति से कोई लेने देने का मतलब ही नहीं रखता है। उस 10% जो बचे हैं उसमें उन्होंने चूंकि वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पर कब्जे किए हैं, उनको बेचा है, खाया है, और उसमें न जाने क्या क्या चीज़ें हुई हैं, तो जाहिर सी बात है वो उछल कूद कर रहे हैं। लेकिन वो लीडरशिप का तबका है, इसलिए पूरे करोड़ों मुसलमानों को उन्होंने इस दायरे में, इस कैटेगरी में बल्कि लाके खड़ा कर दिया है कि तुम्हारे साथ इस मुल्क में मस्जिदें छीनने का, मदरसे छीनने का, ईमान छीनने का, कब्रिस्तान छीनने का जो है वो चल अब क्या कहा जा रहा है? यहाँ क्या कहा गया इंदिरा गांधी स्टेडियम के अंदर जब मैं तो बहुत हंसा हूँ उस दिन। ये दिल्ली की जामा मस्जिद और हैदराबाद की जामा मस्जिद का जब कागज मांगोगे तो कहाँ मांगेंगे? तो वैसी खुद कह रहा नहीं है हमारे, दोगे वैसी खुद कह रहा है कि नहीं है भाई। आप 2.5 घंटे का प्रोग्राम है अरशद मदनी साहब का, आप सुन लीजिएगा। उसका उन्वान है तहफ्फुज़ आइन, यानी तहफ्फुज़ कानून की सुरक्षा के लिए हमने, संविधान की सुरक्षा, संविधान की सुरक्षा के लिए हमने बुलाया है। मुझे ये बताइए ईमानदारी से, क्या संविधान का कोई एक्सपर्ट, कानून का कोई एक्सपर्ट था पूरे प्रोग्राम में? बताइए, एक नाम मुझे बताइए। हिंदू मुसलमान कोई तो रहा होगा। सिर्फ 6 मौलानाओं ने, 5 मौलानाओं ने, उनके बेटे ने, उनके एक भांजे ने, एक भाई ने, एक उन्होंने खुद ने तकरीरें की हैं, आर पार की है, फलाना। वक्फ का कोई संविधान से लेना देना है क्या? कहीं मेंशन है? वो तो मुस्लिम एक्ट में चल रहा है ना भाई। वक्फ तो मुस्लिम एक्ट में, वक्फ अल्लाह हो या वक्फ अलल औलाद, दो ही तरह का वक्फ है इस मुल्क में, तीसरा वक्फ है ही नहीं है। अलल औलाद है तो भी शरिया एक्ट में चल रहा है, और वक्फ अल्लाह है तो भी शरिया एक्ट में चल रहा है।
तो संविधान कहां खतरे में आ गया संविधान? यार तुम संविधान की से भी तुम्हें पता नहीं है और तुम संविधान की सुरक्षा की बात कर रहे हो। संविधान का जानकार तुम्हारे प्रोग्राम अच्छा में बताइए, आप ये बताइए, इस बिल के आने से क्या जो बताया जा रहा है मुस्लिम बच्चों को भी, महिलाओं को भी, कि तुम्हारी एक एक प्रॉपर्टी का कागज तुमको देना पड़ेगा, कहां से दोगे? नहीं तो तुम्हारी मस्जिद चली जाएगी, ऐसा होगा क्या? हर मस्जिद के कागज पूछे जाएंगे क्या? ये सबसे बड़ी गलती इसमें यहाँ हो रही है कि ये बात जो मस्जिदों के मिंबरों से समझाई गई है, बताई गई है कि कब्रिस्तान छिन जाएंगे, मज़ारे छिन जाएंगे, ये सब इसलिए हुआ है, पूरे देश के जो मदरसों के मोहतमिम हैं, मदरसों के नाजिम हैं, वो सब जमीयत के अंडर में है। इनका एक राब्ता मदारिस चलता है ताल्लुम का, वहाँ से इनको तस्दीक मिलती है जब बेचारा मदरसे का मोहतमिम घूम फिर करके चंदा लाता है, फिर अपने मदरसे को चलाता है। अब ये बताइए, आप उसके लिए अपना मदरसा अजीज़ है या वक्फ अजीज़ है? सबसे पहले तो उसको मदरसा बचाना है, और मदरसा बचाने के साथ साथ उसका मज़ार भी बच रहा है बदस्तूर उनके जो वो बता रहे हैं। इसलिए इनके खिलाफ कोई खड़ा होने वाला नहीं है। पढ़ा लिखा मुसलमान इनको बिल्कुल गिनता सुनता नहीं है, इसलिए इनका आज तक तालीम के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं रहा है। ये तो आज क्या मुसलमान आम मुसलमानों को तो अगर ये चीज़, एक आम मुसलमानों को मैं गारंटी के तौर पर आपको बता रहा हूँ, एक मुसलमानों को आप ये वक्फ जो एक्ट बिल आया है इसको आप पूरे को पढ़वाइए, पूरे ड्राफ्ट को, और फिर आप उस मुसलमान से पूछे कि बताओ समर्थन करते हो कि विरोध कौन सी करते हो? मस्जिद जा रही है उसमें कैसा कहाँ लिखा है? अगर कोई मुसलमान आपको ये कह दे कि मैं विरोध करता हूं, जो इसको पढ़ लेगा, किस मुसलमान ने पढ़ा है ये वही इसको? सीए वाला वर्जन है कि सीए के चक्कर में मुसलमान यहाँ से भाग जाएंगे। जैसे सीए क्या था, CA में नागरिकता कितना- देने वाला कितना कानून था, लेने वाला नहीं देने था। वाला था ही नहीं वो। मुसलमानों को बताया गया नागरिकता लेने वाला तुम्हारे कागज मांगेंगे, तुम्हारे बाप दादा के कागज मांगेंगे। अब मुसलमान बजाय कागज ढूंढने के शाहीन बाग को हाँ, रोक बताता देने हूँ। आपने लगे। जो बात कही ना कि किसने बिल पढ़ा है, ये सही बात है, नहीं पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा होगा। मैं तो हमारे यहाँ दफ्तर में ही एक नौजवान मुसलमान काम करता है, तो मैंने जब ये मेल वाला सब चल रहा था ना, मेल करो जेपीसी को मेल करो, 1 करोड़ मेल पहुंचानी है, तो मैंने उसको पूछा भाई तेरे पास भी आया है क्या? बोला QR कोड आया है। क्या करना है इसमें? बोले कहा है ये भेजने के लिए, ये मेल भेजने के लिए कहा है। और कंटेंट भी लिखा है उसमें। हाँ, मैंने कहा, इसलिए बोला नहीं, ये भी बता रहे हैं मस्जिद छिन जाएगी हमारी, उसे और कुछ नहीं पता, इतना पता है ये मेल कर, नहीं तो तेरी मस्जिद छिन जाएगी। मस्जिद छिन जाएगी। देखिए वक्फ बिल के ना सौरभ भाई, वक्फ बिल के एक एक पॉइंट पर हम लोग बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं कभी भी, और वो 1 आध घंटे में पूरी भी नहीं होगी। हम लोग किसी दिन उसको लेके भी बैठेंगे। अभी बीच में जैसे आ रहा था, सहारनपुर का अबरार ने बताया, मैंने बोर्ड से दुकान ले ली है किराए पर, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहे हैं या आप ये मतलब हुआ है? नहीं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और आप थोड़ा लाठी वाले आदमी हैं, आप MLC हैं, बड़े मौलाना हैं, सदर हैं आप शहर के, आपने वो दुकान हमसे, चूंकि बोर्ड ने आपको भी लिख के दे दी, हमको भी लिख के दे दी, लाठी मारी, हमसे ले ली। अब बोर्ड के लिए मैं लखनऊ कितनी बार जाऊंगा? मैं गरीब आदमी हूं, मजदूरी करूं कि लखनऊ जाऊं? DM के पास तो मैं सुबह सुबह भाग करके जा सकता हूं, रोता धोता जाकर के, गिरता पड़ता, कारी साहब जैसे लोगों को पकड़ के ले जाऊंगा, यार चलो DM से मिलवाओ हमारी प्रॉपर्टी छीन। अगर DM को इसका अधिकार मिल जाए तो 100% गारंटी है कि वक्फ को की प्रॉपर्टी भी सेफ रहेगी, झगड़े भी खत्म होंगे, कब्जे भी खत्म होंगे, और रिकवरी और डिपार्टमेंट के बराबर सरकार को वक्फ दे सकता है। ये तो बात हुई वक्फ की प्रॉपर्टी पे कब्जे छुड़वाने की। मैं दूसरी बात पूछता हूँ, जी जी, क्या वक्फ बोर्ड में बैठे लोग जी औरों की संपत्तियां कब्जाने की भी फिराक में मास्टर रहते है, हैं? मास्टर मास्टर उनके बस फार्म में कब्जा करने का। देखा है वो फार्म आपने? नहीं देखा तो हम मंगा देंगे आपको। आपको कुछ ना मिल रहा हो तो मैं आपके घर पर सुबह वक्फ ट्रिब्यूनल में एक केस डाल सकता हूं कि सौरभ के फादर को मुफ्ती वजाहत के दादा की प्रॉपर्टी किराए पर दी गई थी, सौरभ वापस नहीं कर रहे, अब आप लड़ते रहे ना, बात खत्म। ट्रिब्यूनल में मैं जाके फैसला करा लूंगा कि प्रॉपर्टी तो वजाहत की, चूंकि तो वक्फ को मिल रही है प्रॉपर्टी, वजाहत को भी नहीं मिल रही, कल को वजाहत से भी किसी और को दे देंगे, बेच देंगे। वक्फ बोर्ड की संपत्ति अचानक से डबल, और फिर डबल के भी डबल हो जाना, इस पर कभी सरकार ने सोचा नहीं। बल्कि मुस्लिम लीडरशिप इस बात को बहुत करीब से समझ रही थी कि हमने वक्फ में बहुत कब्जा करके प्रॉपर्टियों को शामिल कर लिया, इसलिए वो संशोधन भी बार बार करा रहे थे। इसलिए हर 10-15 सालों में, लास्टली 2013 में शायद मनमोहन सरकार में UPA 2 में जाते जाते भी संशोधन हुए। आप खुद देख लीजिएगा, आप 10-10 साल के रिकॉर्ड निकलवाइएगा कि कितनी हर 10 साल में वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी बढ़ी है। 95 जो प्रॉपर्टी बढ़ी है ये कब्जे करके बढ़ी है। बिल्कुल बढ़ी है, कब्जा करके। और दी किसने? हाथ उठा के बताए ना मुसलमान, इतने नए कि दाम मैंने कहाँ अपने से बाप आए? का घर दे दिया है। कुछ किसी ने दिया ही नहीं, सबने कब्जा किया। भाई सब तो कब्जा करने वाले, देने वाला कौन है मुझे बताए ना करके। लीडरशिप कब्जा कर रही है, लोग कब्जा कर रहे हैं, माफिया कब्जा कर रहे हैं, और प्रॉपर्टी बढ़ती जा रही है।
तो आई कहां से? सवाल पैदा होना चाहिए, उसके लिए सर्वे भी होना चाहिए। मैं कह रहा हूं हर 10-10 साल का रिकॉर्ड निकालो तो आपको पता चलेगा कब्जा होने के बावजूद कि बोर्ड की संपत्ति बढ़ी कैसे। कब्जा भी हो रहा, बढ़ भी रही है, ये अजीब तमाशा है। और एक्सपोनेंशियल इतने मुसलमान दान नहीं दे रहे, कह रहे हैं। एक्सपोनेंशियल अरे भाई, दान का टाइम है, लेने का टाइम है। 90 लेने की बात करो। के दशक में 50,000 एकड़ है और अभी आते आते 9-10 लाख एकड़ हो जाती है। तो कौन है तो वो? क्या सिस्टमेटिक दानी तरीके बताए से ना। होता है? सिस्टमेटिक तरीके से? तो देखिए, माफियाज जो काम करते हैं उनका सिस्टम तो बहुत टॉप लेवल पे चलता है। भाई अभी एमपी में किसानों को नोटिस गए, अभी हैदराबाद कर्नाटक में किसानों को नोटिस, और एक बार नोटिस जाता है वो हजारों एकड़ जमीन के लिए जाता है। और देखिए, अब देश के मुसलमानों की लीडरशिप की बात माने तो अंबानी भी तो इन्हीं की कोठी में रह रहे हैं। अंबानी, पार्लियामेंट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मतलब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, न जाने क्या क्या एक लंबी लिस्ट है। वो पढ़ रहा था उस टाइम में और सुन के हंसी भी आती है कि भाई तुम लोग कर इट इज क्या ऑल रहे हो? नॉनसेंस, नॉनसेंस है। लोग तो क्या है इसमें और कहां से? मुझे ये बताइए, देश का बंटवारा हुआ, टॉप का मुसलमान जो है वो बंटवारे में इधर उधर हुआ, डिस्टर्ब हुआ, यहां तक कि गरीबी रेखा के करोड़ों लोग, करोड़ों मुसलमान दोनों तरफ मौजूद हैं। फिर वो हजारों एकड़ के हिसाब से वक्फ बोर्ड की जायदादें हुआ करती थी, आप निकाल लीजिए। फिर उसी वक्त से वो सरकारी लोग बैठते गए, कब्जे करते गए, किसी ने कुछ बनाया, किसी ने कुछ बनाया, कब्जे होती रही, जायदाद बढ़ती रही। कैसे? मेरे दिमाग में ये सवाल है, कोई तो मुझे तसल्ली बख्श जवाब देगा कि नहीं देगा। और फिर वो 2013 होते होते भी भाई 2 लाख एकड़ तो लास्ट 35 ईयर में बढ़ी है, 35 साल में लास्ट 2 लाख एकड़ बढ़ गई है। तो देख लीजिए आप रिकॉर्ड। कौन है उसके डोनर इतने बड़े? तो इसका फिर उसका कोई रिकॉर्ड नहीं। उसका कोई रिकॉर्ड नहीं। देखिए साहब, ये तो आज बहुत चौंकाने वाली बातें हमारे सामने आई हैं आज। शुक्रिया करूंगा मुफ्ती साहब का, प्रोग्राम में आप आए। मुफ्ती साहब कह रहे हैं यूसीसी भी लाना पड़ेगा, वक्फ तो चाहिए ही नहीं, बदल बोर्ड ही नहीं चाहिए, सारी प्रॉपर्टी देश के नाम करो, संपत्ति देश के नाम करो। कब्जे कर करके ये इतनी बड़ी जायदाद वक्फ के नाम पर बोर्ड ने इकट्ठा कर ली। कारी साहब ने उदाहरणों के साथ बताया है कि कैसे कब्जे वक्फ की प्रॉपर्टी पर हो रहे हैं। तो क्यों नहीं सरकार को इख्तियार हो, वो जांच करे कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है या नहीं है।